प्यारे बच्चों, हमने फर्स्ट भाग हिस्ट्री की है वो बात की थी, उसमें हमें ईंटें मन की और अस्थियों की है वो बात कर रही थी। फर्स्ट भाग में हमने मोटा मोटा समझा कि किसका परिचय है वो किस तरह से कहाँ तक है, वो सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है वो विस्तृत थी, कहाँ से विस्तार था उसके ऊपर है वो हमने बात की थी। पुनः थोड़ी सी मैं बात को रिकॉल है वो कर लेता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता, मैंने क्या नामकरण बताया था? मैंने नामकरण बताया था हड़प्पा संस्कृति। क्या बताया था? हड़प्पा संस्कृति। आप समझ गए कि सर इसको हड़प्पा संस्कृति क्यों कहा गया? क्योंकि ये पहली बार हड़प्पा नामक स्थान पर है वो खोजी गई थी, उसके कारण है वो इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा। हमने मोटी मोटी चीज़ें यदि देखेंगे तो हमारी पिछली क्लास में बात हुई थी, उसमें हमने खोज के ऊपर है वो बात की थी, अविस्तृति और विस्तार के बारे में बात की थी, कहाँ से कहाँ तक इसका है वो विस्तार था। हमने इसका कालखंड को भी है वो देखने का काम किया। हमने इसमें है वो कुछ टेक्निकल वर्ड भी देखे थे, जैसे कि इसका नाम है वो हड़प्पा संस्कृति कैसे पड़ा उसको देखा था। स्थान की है वो हमने बात की थी, किस तरह से संस्कृति एक विशेष भौगोलिक कालखंड में पूरा वस्तुओं के समूह को एक समानता के रूप में दर्शाने का है वो काम करी थी। तो हमने ये फर्स्ट भाग में बात की थी। आज है वो हमारी जो क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? मोहनजोदड़ो के बारे में है वो बात करेंगे। मोहनजोदड़ो हमारा इसी सिंधु घाटी सभ्यता का एक बड़ा केंद्र है वो रहता है, इसी जो हड़प्पा संस्कृति का एक बड़ा केंद्र है मोहनजोदड़ो। क्योंकि यदि स्थलों की बात की जाए तो इसमें दो स्थल काफ़ी बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक तो हड़प्पा था जहां पहली बार है वो खोज हुई 1921 में। आज है वो बात मोहनजोदड़ो की हो गई, मोहनजोदड़ो 1922। देखेंगे मोहनजोदड़ो की क्या स्थिति है, वहाँ से क्या क्या हमें है वो सबूत वगैरह मिला, उसकी नगरीय संरचना किस तरह की है, तो उनमें है वो बात हम करेंगे। तो मोहनजोदड़ो के ऊपर बात शुरू। बाकी क्या है, कल की क्लास मुझे लगा है कि आपको अच्छी लगी। तो एक मैं बात कहना भूल गया था कि आप जो मैंने चीज़ें आपको पढ़ाई है बोर्ड के ऊपर, जब मैं सारी चीज़ बोर्ड के ऊपर लिख कर आपको करवा रहा हूँ तो आप उनको अपने हाथ से है वो नोट कीजिए। उनको हाथ से यदि नोट करोगे तो सुविधा ये होगी कि आपका टॉपिक यहीं है वो क्लियर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम जब तक चीज़ को हाथ से नहीं लिखते, हाथ से अभ्यास नहीं करते, तो चीज़ उतनी है वो हम डील नहीं कर पाते। तो आप एक नोटबुक डालना, ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऊपर है वो लिख लेना, और हमारा नाम भी है वो लिख लेना, शैतान सिंह चारण, मैं आपका मास्टर हूँ हिस्ट्री का, तो नाम लिख लेना। और उसमें मैं चैप्टर वाइज आपको सारी बातें करवाऊंगा, तो आप टॉपिक टू टॉपिक हर चीज़ को उसमें नोट करना, ताकि आपको आगे बोर्ड में भी सहूलियत होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम 12th क्लास की ये हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तीनों ही पोर्शन आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति तो कोई 1000 बार हर परीक्षा में, ऐसी कोई परीक्षा नहीं बचती है भारतवर्ष की जिसमें ये पेपर में ये नहीं पूछा जाता है। तो इतना महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहता है। इतना केवल ये एक भी नहीं बल्कि हमारे तीनों ही पोर्शन रहते हैं। एनिसेंट का रहता है, मिडिवल का रहता है, और मॉडर्न की जो हिस्ट्री रहती है जिसमें महात्मा गांधी जी का योगदान है, विभाजन का आता है, 1857 की क्रांति को दौर को लेंगे, वो भी है वो परीक्षा में पूछी जाती है। तो आपका एक काम ये होगा, आज से आप है वो शुरू करोगे बात को, कि आप एक काम करना कि सर्वप्रथम एक है वो नोटबुक डाल लेना आप, और नोटबुक में है वो सारी बातों को है वो साथ साथ में लिखते रहना, रिवाइज है वो करते रहना, इससे आपकी सारी बातें है वो क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम बात शुरू करेंगे मोहनजोदड़ो के ऊपर। तो मोहनजोदड़ो की स्थिति में है वो 2-3 भागों में हम बांट के इसको अध्ययन करेंगे। कि मोहनजोदड़ो की पहले तो खोज की बात करेंगे कि इसकी है वो खोज कब किसने की, फिर है वो देखेंगे कि यहाँ पर है वो नगर की व्यवस्था कैसी है, फिर यहाँ देखेंगे कि किस तरह से यहाँ दुर्ग की स्थिति कैसी है, फिर यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर गृह स्थापत्य की है वो क्या स्थिति है, और फिर यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह की है वो नाली व्यवस्था है। क्या है? नाली व्यवस्था। 5 पॉइंट के अंतर्गत है वो मोहनजोदड़ो पूरा करेंगे। आपसे सवाल मोहनजोदड़ो के ऊपर अच्छा सवाल आता है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल के रूप में मोहनजोदड़ो के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आपको देनी पड़ेगी उसकी विशेषताओं में सारी की सारी बात। तो है वो खोज की बात मैंने बताई थी कि इसकी खोज है वो कब हुई? 1922 में हुई। 1922 में किसने की थी? राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी ने की थी। ठीक है। नदी कौन सी थी? सिंधु थी। कौन सी नदी थी? सिंधु नदी है वो थी। तो ये सामान्य हो गया परिचय। अब देखेंगे इसकी नगर नियोजन व्यवस्था। नगर नियोजन
व्यवस्था। नगर नियोजन व्यवस्था के बारे में देखेंगे कि मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन व्यवस्था कैसी थी। इसको मैं है वो अगली स्लाइड में ले लूं ताकि हमें लिखने में सहूलियत होगी और आपको भी है वो सही तरह से लिख पाओगे। तो पहला पॉइंट डाल देते हैं नगर नियोजन। तो नगर नियोजन की क्या स्थिति थी? नगर नियोजन की बात की जाए तो नगर है वो सुव्यवस्थित रूप से है वो विकसित था। नगर कैसा था? सुविन्यास। सुविन्यास रूप से है वो नगर को बसाया हुआ था और नगर में जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काट रही है। नगर है, कोई शहर है आपका दिल्ली, तो शहर की क्या स्थिति होगी? नगर विन्यास कैसे? तो नगर किस संरचना में बसा हुआ उसकी बात करेंगे। तो क्या देखोगे? सड़कों की स्थिति देखोगे तो आप कहोगे कि साहब जो मोहनजोदड़ो ये शहर है इसकी जो सड़कें थी वो कैसी थी? सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें एक दूसरे को क्या कर रही थी? समकोण के ऊपर है वो काटती थी। और जो सड़कें हैं वो अलग अलग जगह पर चौराहे भी हमें मिलते हैं मोहनजोदड़ो के अंतर्गत, ये भी ठीक है। फिर यहाँ गलियों की स्थिति है वो देखी जाए। गलियां कैसी थी? एक दूसरे से वो जुड़ी हुई थी, एक दूसरे से है वो इसकी गलियां जुड़ी हुई थी, कनेक्टिविटी थी। आज भी देखो शहर में सड़कें समकोण के ऊपर है वो काट रही हैं। समकोण के ऊपर ये देखो जैसे एक शहर ये रोड आ गई, एक दूसरी रोड भी यहां से है वो निकल कर आई। तो एक तो ये क्या हो गया? चौराहा हो गया। ये चौराहा, चार रास्ता आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा मोहनजोदड़ो में भी मिला है। और किस तरह से कर रही है? देखो समकोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 90 डिग्री का कोण हो रहा है। तो आप कहोगे बिल्कुल साहब 90 डिग्री का कोण है वो हो रहा है, तो 90 डिग्री का कोण हो रहा है समकोण, ठीक है। फिर नालियां गलियां हैं वो आगे आप देखोगे कि इस सड़क से एक ये गली यहां से निकल कर है वो जाती है और ये गली आगे भी दूसरी गली को जोड़ने का है वो काम कर रही है। तो ये गलियों की स्थिति है वो सामान्य सी। आगे ये भी गली है वो दूसरी गली से है वो कनेक्टिविटी कर रही है। तो इस तरह की है वो स्थितियां थी इसकी कि गलियां भी एक दूसरे से जोड़ने का है वो काम कर रही थी। तो आज का जो नगर है उस नगर से काफी हद तक है वो मोहनजोदड़ो शहर मिलता था। सड़कें समकोण के ऊपर काटती थी, सुव्यवस्थित रूप से थी और शहर में है वो बिल्कुल साफ सफाई हुआ करती थी। शहर में है शहर साफ सुथरा हुआ करता था, शहर साफ सुथरा हुआ करता था, साफ सुथरा हुआ करता था। तो ये 3-4 बातें आनी चाहिए। फिर है शहर आपका साफ सुथरा हो गया, ये भी एक ठीक व्यवस्था। और नगर जो नियोजन था, नगर जो आपका बसा हुआ था, वह नगर किस तरह से बसा हुआ था? नगर 2 भागों में बसा हुआ था। कैसे थी बसावट है? वो नगर की 2 भागों के अंतर्गत बसावट थी। जैसे कि एक ये आपकी एक कोई पहाड़ी है, ये कोई एक पहाड़ी हम ले लेते हैं, माना कि कोई पहाड़ी है तो 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं। ये कोई एक पहाड़ी है, ये पहाड़ी, और इस पहाड़ी के ऊपर है वो एक ये दुर्ग बनाया हुआ है। इसके ऊपर क्या कर दिया हमने? एक दुर्ग है वो बना दिया गया। तो ये पहाड़ी के ऊपर है वो दुर्ग बना दिया गया। तो नगर है 2 भागों में, एक तो था दुर्ग, कौन सा था? दुर्ग था। और दूसरा है वो सामान्य निश्चित। दुर्ग क्या था? दुर्ग ऊपर था। दुर्ग कैसे था? ऊपर था। और कैसा था? ये आकृति में वो छोटा था। आकृति यानी आकार, आकृति का मतलब आकार से नहीं, मतलब उसका विस्तार है वो कैसा था? क्षेत्रफल में कम था। जबकि जो दूसरा भाग है वो शहर का है वो निचला हिस्सा था, और निचला हिस्सा निचला है वो ये सामान्य शहर था। कौन सा था? सामान्य है वो शहर था। तब बात आई साहब जो ऊपरी दुर्ग है इसमें कौन रहते थे? इसमें शासक वर्ग रहते थे। कौन रहते थे? इसमें शासक वर्ग या राजा रहते थे या फिर पुरोहित रहते थे। और सामान्य जो शहर है इसमें कौन रहते थे? इसमें है वो जनता रहती थी, इसमें पब्लिक है वो रहती थी। तो इसमें है वो सामान्य जनता रहते थे, सामान्य लोग है वो रहते थे।
जैसे आज का आपका शहर, आज के आपके शहर को आप कल्पना करो कि आपका शहर दो भागों में बंटा हुआ, एक ऊपर किला है, माना कि हम जयपुर की बात कर लेते हैं। जयपुर एक भाग है वो किले का ऊपरी भाग, जहां पर राजा महाराजा शासक रहते हैं, और दूसरा भाग जहां पर जनता रहती है। तो जयपुर शहर दो भागों में बंटा हुआ, वैसे मोहनजोदड़ो भी बंटा हुआ। आप दिल्ली की है वो बात करो, दिल्ली का लाल किला है, एक पल भर के लिए विचार करो, दिल्ली का लाल किला ऊपरी भाग में बसा हुआ है किसी पहाड़ी के ऊपर, तो वहां पर कौन रह रहा है? शासक रहते थे, ठीक बात। दूसरा सामान्य हिस्सा जहां कौन रह रहे? जनता है वो रह रही, ठीक है, ये भी एक स्थिति। झांसी का उदाहरण लो आप, झांसी का जो दुर्ग बना हुआ है ऊपर पहाड़ के ऊपर है वो बना हुआ, जबकि सामान्य जगह है वो नीचे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साहब जो उस समय नगर विन्यास दो भागों में था, एक ऊपरी जहां शासक वर्ग रहता था और दूसरा नीचे था जो सामान्य जनता रहने का काम है वो कर रही थी। ये नगर नियोजन की स्थिति थी हड़प्पा सभ्यता की। तो इसका है वो आप एक फोटो खींच लेना और इसमें 1 2 3 4 और 5 और ये संरचना बना देना। आप है वो पूरे में से पूरे नंबर लाओगे, ऐसा मेरा है वो आपसे दावा करके मैं वादा करके कह रहा हूं। नगर नियोजन पूछा, इसमें 4 बातें 5 बातें लिख लो। एक तरफ है वो आप सड़क की स्थिति बता दो, नाली, और आपने दुर्ग को बता दिया, तो अच्छा आपका है वो सवाल माना जाएगा। तो ये नगर विन्यास है वो हमारा हो गया किसका? ये मोहनजोदड़ो की हम बात कर रहे थे। दूसरा जो हमारा पॉइंट था वो उसमें बात करेंगे आपके दुर्ग की स्थिति है वो क्या रही थी। दुर्ग के बारे में है वो बात कर लेते हैं पुनः। दुर्ग तो कहेंगे कि मोहनजोदड़ो में अपेक्षाकृत ऊंचे, अपेक्षाकृत का मतलब क्या हुआ? अपेक्षाकृत का मतलब हुआ निचला जो शहर का हिस्सा था। तो मोहनजोदड़ो में सीधा लिख लेते हैं हम, है वो कहेंगे कि ऊंचे चबूतरे पर एक किला या दुर्ग, मोहनजोदड़ो में ऊंचे चबूतरे पर किला या दुर्ग बनाया गया था। जिसमें कौन रहते थे? जिसमें शायद शासक वर्ग या पुरोहित वर्ग रहते थे। तो ये ऊंचे है वो चबूतरे के ऊपर बनाया गया था और उसके ऊपर शासक वर्ग या पुरोहित वर्ग रहते थे, ऐसा है वो पुरातत्वविदों का कहना है। और ये कैसा था? ये जो दुर्ग था वो किलेबंद था। दुर्ग है वो कैसा था? किलेबंद था। दुर्ग किलेबंद था। किलेबंद का मतलब क्या हुआ कि चारों ओर दीवार है वो बनी हुई थी। किलेबंद यानी इसके चारों ओर दीवार बनी हुई थी, इसके चारों ओर दीवार बनी हुई थी। इसके चारों ओर क्या बनी हुई थी? दीवार बनी हुई थी, जो क्या कर रही थी? मोहनजोदड़ो के इस शहर को, दुर्ग को सुरक्षा प्रदान कर रही थी। जैसे आज के आप है वो दुर्ग को देखोगे तो वो भी है वो क्या हुआ था? किलेबंदी था। तो ये है वो जमीन का हमारा हिस्सा है। अब यहाँ पर एक है वो हम पहाड़ी है वो ले लेते हैं। तो ये पहाड़ी की स्थिति ले ली और इसके ऊपर है वो एक चबूतरा बना दिया और इस चबूतरे के ऊपर है वो हमने क्या किया? एक है वो किला आपका खड़ा कर दिया। तो ये किला है वो बन गया। तो ये और इस किले की है वो इस पहाड़ी की चारों तरफ से क्या करेंगे? हमें वो दीवार से है वो पूरी की पूरी सुरक्षा प्रदान करने का काम है वो करेंगे। तो ऊंचे चबूतरे के ऊपर दुर्ग बनाया गया है जिसमें शायद शासक वर्ग या पुरोहित वर्ग रहते थे और इसके चारों ओर दीवार है वो लगाई हुई ताकि उनको पूर्ण है वो सुरक्षा रहे। ऐसा हमें कहां से मिलता है? ऐसा मोहनजोदड़ो से है वो मिला है। तो आप है वो इसको देख लेना। फिर है वो आपका बात कर लेते हैं जो अन्य बिंदु था हमारा, कौन सा था? गृह स्थापत्य के ऊपर है वो हम बात कर लेते हैं। गृह स्थापत्य, घर की क्या स्थिति थी उसकी भी है वो बात कर लेते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट, ये सवाल काफी आपका अच्छा बनता है। मैं आपको फॉर्मेट भी आपके सवालों का भी यहाँ बताता जाऊंगा। तो गृह स्थापत्य,
मोहनजोदड़ो में हम देखेंगे कि जो घर है उस घर के अंतर्गत एक आंगन रखा जाता था। जैसे आज भी है वो हम क्या करेंगे, ये एक हम घर बना रहे हैं, ये हम क्या किया, हमने एक घर बना दिया, ये घर बना दिया, ठीक है सर, ये घर बना दिया तो घर के आगे क्या करेंगे, ये गेट लगा लेते हैं और एक यहाँ क्या कर लेते हैं, कुत्ता बैठा देते हैं। क्या करें, आजकल अमीरों के है वो कुत्ते होते हैं ज्यादातर। तो ये है वो घर बना दिया गया, और घर बना दिया गया तो ये है वो क्या किया हमने, आंगन है वो हमारा, ये पूरा ये मकान बने हुए हैं, ये हमारे मकान बने हुए हैं। इस तरफ एक बेडरूम बना देते हैं, इसमें टीवी लगवाएंगे, करेंगे, ठीक है साहब। ये जो आंगन है इस तरफ है वो क्या करेंगे, शौचालय बनाएंगे, ठीक है साहब। यहाँ पर एक पानी का टांका भी है वो हम रखेंगे ताकि है वो क्या करें, पानी पीने को भी है। तो जो मोहनजोदड़ो में गृह स्थापत्य देखा गया है वो ये है कि घर के बीच में एक आंगन रखा गया है। तो क्या है, कहेंगे कि मोहनजोदड़ो में प्रत्येक घर में आंगन के चारों ओर कमरे बने हुए, चारों ओर कमरे बने हुए। तो ये देख लो, इस आंगन के चारों ओर है वो कमरे बने हुए, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है वो बना देंगे हम, ठीक है। चारों ओर है वो कमरे बने हुए, ठीक है। फिर कहेंगे कि प्रत्येक घर में शौचालय हुआ करता था, प्रत्येक घर में क्या हुआ करता था, शौचालय है वो हुआ करता था। आज भी घरों में आप देखो शौचालय है, बिल्कुल है। तो प्रत्येक घर में शौचालय है वो थे, तो शौचालयों की स्थिति भी निकल कर आगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि प्रत्येक घर में है, प्रत्येक घर में कुएं भी थे, प्रत्येक घर में कुएं भी थे ताकि कोई है वो नाराज होके करे हैं, लड़ाई टंटे करे तो धीरे करके उसको डुबा दिया जाए, ये भी एक तरीका आसान था। तो प्रत्येक घर में कुएं थे और तकरीबन 700 के आसपास है वो कुएं मिलते हैं। तो प्रत्येक घर में कुएं थे तथा 700 के आसपास, तथा एक फैक्ट है वो लिखा हुआ है, तथा 700 के आसपास कुएं मिलते तथा 700 के आसपास है वो क्या मिलते हैं, हमें है वहां से कुएं मिलते हैं। और इन कुओं से है वो कहते हैं कि राहगीरों को पानी है वो पीने को मिलता था। कोई भी राहगीर है वो जाते आपके हमारे जैसे आगे गुजर रहे थे कि साहब पानी मिला है, तो राहगीरों को पानी भी पीने को मिलता था। तो राहगीरों को पानी पीने मिलता था। तो यहां पर ही बनाया था ताकि कोई राहगीर आए और आकर के हैं वो पानी पी के जा सके, यह स्थिति हमने बनाई थी। तो ये एक स्थिति थी, प्रत्येक घर में आंगन था जिसके चारों ओर रूम बने हुए थे, शौचालय है वो बने हुए थे, प्रत्येक घर में है वो कुएं बने हुए थे और प्रत्येक घर से है वो नाली भी निकलती थी। यहां से है जैसे ये रूम है, कमरा वगैरह है, तो यहां से है वो नाली निकल रही थी और नाली है वो आप देखोगे कि बाहर ढकी हुई थी, घर के बाहर है वो कैसी हुई थी, ढकी हुई नाली थी। उसको ईंटों से है वो ढका हुआ था। किससे ढका हुआ था, ईंटों से है वो ढका हुआ था, गारे से लगा कर है वो लगा हुआ था। तो प्रत्येक घर से क्या निकलती थी, नाली निकलती थी। प्रत्येक घर से नाली निकलती, प्रत्येक घर से नाली निकलती थी और जिससे क्या हो कि गंदगी किसी भी तरह से घर में नहीं बनती। तो ये मोहनजोदड़ो की आपकी स्थिति है वो निकल कर आ गई। तो क्या खोज भी देख लिया हमने, नगर व्यवस्था, दुर्ग स्थापत्य और नालियां है भी देख लिया कि प्रत्येक घर से नाली निकलती थी। नाली कैसी थी, ढकी हुई थी। कैसी थी नालियां, पक्की ईंटों से बनाई जाती थी।
पक्की ईंटों से वो नालियां बनी हुई थी ताकि किसी भी तरह का पानी है वो बाहर नहीं गिरे। तो ये मोहनजोदड़ो की आपकी स्थिति है वो निकल कर आई। आप इसका कोई फोटो खींचना चाहते हो तो देख लीजिए, ये मोहनजोदड़ो है, ये आप है वो देख लीजिए, प्रवेश करने का है वो द्वार है। फिर आगे पूरा इसमें जो बताया गया था मैंने आपको किस तरह की स्थिति, ये घर क्रमिक रूप से है वो बने हुए हैं। तो ये एक स्थिति मोहनजोदड़ो की थी। तो अपने घर से है वो तुलना करो, आपको समझ में आ जाएगा घर की है वो क्या स्थिति बनी हुई है। तो ये घर की सामान्य से आपकी स्थिति, ये जो देख रहे हैं ना आप, इस तरह की कुछ स्थिति थी। एक दुर्ग है वो ऊपर बना हुआ था, जैसे ये दुर्ग है वो बना हुआ है, ऊपर पहाड़ी के ऊपर दुर्ग बना हुआ है। और सामान्य जनता कहां पर रह रही है? सामान्य जनता है वो नीचे रह रही। तो ये ऊपरी भाग है, ये क्या है? ऊपरी भाग है। और ऊपरी भाग कैसा होता था? ये छोटा होता था, जिसको क्या कहा जाता है? इसको दुर्ग कहा जाता है। और इसमें कौन रहते थे? इसमें शासक वर्ग रहते थे। कौन रहते थे? शासक वर्ग है वो रहते थे, या इसमें पुरोहित वर्ग रहते थे। क्योंकि ऐसा कोई स्पष्ट साक्ष्य तो नहीं मिला है कि यहाँ पर कोई राजा महाराजा या पुरोहित, एक हमें मूर्ति मिली है उससे प्रतीत होता है मोहनजोदड़ो से एक है वो पुरोहित की, कि शायद वो पुरोहित वर्ग हुआ करता था। लेकिन पूर्ण ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिलते कि यहाँ कोई राजा महाराजा हुआ। लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कि साहब यदि राजा महाराजा कोई ऐसे नहीं होते तो इतनी बड़ी सभ्यता विशाल नहीं बनती। तो हो सकता है शासन में एक रूपता हो, ये भी बड़ी बात है। तो ये एक भाग है, ऊपरी भाग दुर्ग है। तो ऊपर चबूतरे के ऊपर था, किला के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर है। तो आपसे ये पूछा जाएगा। फिर है वो ये दूसरा नीचे, ये क्या है? निचला से है। तो इसको कहेंगे ये निचला से है, निचला शहर। और ये ऊपरी भाग है, और ये आपका निचला शहर आ गया। निचला शहर है तो कौन रहता था यहाँ पर? सामान्य जनता रहती थी। कौन रहते थे? सामान्य है वो जनता रहती थी। ठीक है। फिर ये कैसा होता था भाई? दुर्ग तो क्या होगा? छोटा होगा तो कम लोग आएंगे, शासक वर्ग तो कम ही होते हैं, लेकिन सामान्य जनता अधिक होती है। तो यह सामान्य जनता, और ये कैसा था? विशाल है वो फैला हुआ था। और यह जो दुर्ग था वो किस तरह का था? दुर्ग की किलेबंदी की हुई थी। दुर्ग की क्या की हुई थी? किलेबंदी। चारों तरफ है वो क्या थी? दीवार थी। क्या थी? दीवार है वो, प्राचीर थी जिसको कहा जाता है। जबकि जो निचला शहर है उसकी दीवार है वो नहीं की गई थी, तो इसकी है वो प्राचीर है वो नहीं थी। तो इसमें है वो दीवार का अभाव था। हर जगह है वो दीवार को अभाव देखने को मिल रहे, एक दो जगह को छोड़ करके। तो आपसे पूछा जाएगा किले की, तब आप बताओगे ऊपरी भाग है, ऊपर बसा हुआ है, इसको है वो छोटा दुर्ग कहते हैं। जो निचला शहर आम जनता विशाल है वो, और किलेबंदी का क्या है? यहाँ पर अभाव देखने को मिलता है। तो इसको है वो आप नोट है वो कर लेना, कॉपी में बना लेना। फिर हड़प्पा की सामाजिक स्थिति के ऊपर है वो बात करेंगे कि साहब हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक स्थिति क्या थी, वहां लोग है वो किस तरह से जीवन जीते थे, समाज में कैसी स्थिति थी, शवाधान की है वो क्या स्थिति थी, लोग कौन कौन से लोग थे, उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो हड़प्पा की सामाजिक स्थिति के ऊपर बात आते हैं। प्यारे बच्चों, सामाजिक स्थिति का मतलब हुआ कि हड़प्पाई समाज कैसा था। किसकी बात हो रही है? क्या वहां का है वो समाज कैसा था, समाज की है वो क्या स्थिति थी, उसके ऊपर है वो बात करेंगे। हड़प्पा यदि समाज की बात की जाए तो हड़प्पा जो समाज है उसमें क्या क्या रीति रिवाज उनके हैं वो थे, उनके ऊपर है वो बात करेंगे। तो हड़प्पाई समाज कहा जाता है कि मात्र शतात्मक था। कैसा समाज था? मात्र शतात्मक था। तो आप लिखोगे कि साहब हड़प्पाई समाज है वो मात्र शतात्मक था। हड़प्पाई समाज मात्र शतात्मक था। मात्र शतात्मक का मतलब क्या हुआ? मात्र शतात्मक का मतलब हुआ माता की है वो परिवार में भूमिका ज्यादा थी, पिता की भूमिका है वो गौण थी। लेकिन आज के समय में क्या है? आज के समय में है वो पिता की जो पुरुष प्रधान समाज है हमारा, तो उसमें पिता पुरुष की स्थिति है वो मजबूत होती है। हर घरेलू काम वगैरह करना, सारा ही घर का निर्णय लाना वो कौन करता है? पुरुष करता है। जबकि उस समय कौन करती थी? मात्र शतात्मक। यानी इतनी विकास की अच्छी स्थिति थी, महिलाओं के हैं वो भागीदारी अच्छी थी, अच्छी तरह से महिलाएं हैं वो घर की मुखिया वगैरह हुआ करती थी। तो हड़प्पाई समाज है वो, हड़प्पाई समाज कैसा था? मात्र शतात्मक था। हड़प्पाई जो समाज में समाधान है,
क्या मिलते हैं, समाधान के है वो साक्ष्य मिलते हैं। यानी किस तरह से है वो मृत्यु के बाद सब को है वो क्या करते थे। तो समाधान के हमें है वो साक्ष्य मिलते हैं और 3 भागों में बात आती है। पूर्ण समाधान थे, आंशिक समाधान थे और कुछ जगह पर है वो दाह संस्कार है वो करते थे। तो समाधान कितने तरह के हमें मिले, 3 तरह के हैं वो समाधान मिले हैं, जिसमें एक तो आया पूर्ण समाधान, पूर्ण समाधान। दूसरा आता है आंशिक समाधान, आंशिक समाधान। और तीसरा आता है दाह संस्कार। दाह का मतलब हुआ दाह करना, दहन करना, है ना, उसको जलाना। तो कुछ जगह पर हमें कब्रिस्तानों से है वो मिली है कि वहां पर है वो बाकायदा स्त्री और पुरुष के जोड़े के रूप में भी है वो कई जगह से मिल रहे हैं। कब्रिस्तान में हमें है वो खोदा तो उससे भी है वो पता चला कंकाल है वो मिल रहा है। क्या मिल रहा है, कंकाल मिल रहा है। तो इससे ये प्रतीत हो रहा है कि शायद हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो क्या कर रहे थे कि वहां कंकाल है, हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो दफनाने का है वो काम कर रहे थे। जैसे एक फोटो है वो मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें है वो कंकाल एक दबाया हुआ पड़ा है। तो कंकाल ये रहा, इस फोटो को आप देखिए। ये फोटो जो आप देख रहे हो इसमें जो कंकाल है पूरा शव है वो उसको व्यक्ति को है वो कब्र के अंतर्गत गाड़ दिया गया। तो ये कब्र, और उसके साथ में कुछ सामग्रियां भी रखी गई, जैसे ये मर्द बांड है, वो मिट्टी के बर्तन, ये घड़ा पड़ा है, या फिर अन्य भी मिट्टी के हैं वो पदार्थ बने हुए हैं। कुछ लोग तो हैं वो उसकी प्रसिद्ध चीज है वो रख देते हैं। जैसे आज के समय में क्या, आज के समय मोबाइल है वो ज्यादा पसंद है, तो मोबाइल उनके है वो कब्र में गाड़ देते थे, ऐसे उनका मोक्ष है वो नहीं होता। तो इनके भी है वो कुछ उस समय है वो ज्यादा चीजें, जैसे कि मर्द भांड ज्यादा थे, या कुछ है वो तांबे के बर्तन भी है वो रखते थे। कुछ लोगों को है वो हमेशा आईने में अपना चेहरा देखते थे, कांच वगैरह भी है वो रखते थे। कुछ अपने जो जानवर थे उन जानवरों को भी उनके साथ में दफनाया गया। तो इस तरह की है वो हड़प्पा सभ्यता की स्थिति है वो थी। तो उसकी हम बात करेंगे, पुनः हम अपने स्लाइड पर चलेंगे, वहां पर बात करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता में जो समाधान की स्थिति थी, पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और फिर है वो दाह संस्कार। यानी आंशिक मतलब जानवरों के लिए है वो छोड़ दिया जाता था, खा लेते थे। पूर्ण समाधान यानी पूर्णतः वो कब्र में डाल देते थे, और या फिर अग्नि संस्कार है वो कर लेते थे। उसके हमें कुछ है वो साक्ष्य मिले, अग्नि वेदिकाएं भी है वो हमें मिलने का काम हुआ। उससे प्रतीत होता है कि हड़प्पाई समाज में है वो समाधान की ये प्रथा मौजूद थी। फिर है वो हड़प्पाई समाज के अंतर्गत देखा जाए तो अलग अलग वर्ग भी थे, जैसे कि शासक वर्ग की है वो बात की गई, मध्यम वर्ग की है वो बात निकल कर आती है, स्त्रियों की स्थिति की भूमिका है वो अच्छी आती है। तो ये सामान्य सी स्थिति है। हड़प्पाई लोग है वो मनोरंजन भी किया करते थे। तो ये भी समाज की स्थिति को दर्शाने का कार्य। मनोरंजन आप है वो कैसे करे, तो मनोरंजन करने के लिए वो उस समय लोग डिस्को डांस है वो किया करते थे। तो आज भी है वो लोग किया कर रहे हैं। तो उस समय तो ऐसा डिस्को डांस है वो था नहीं था, लेकिन फिर भी मनोरंजन के साधन है वो जीव जंतुओं के, जानवरों के रहस्य हमें मिलते हैं। एक लोथल से हमें एक मर्द बांड मिला है, लोथल से एक मर्द बांड मिला है। लोथल है वो मैंने कहा गुजरात में, और वहां से एक मिट्टी का बर्तन है वो मिट्टी का घड़ा मिला है। उस घड़े के ऊपर है वो एक चित्र है वो बनाया हुआ, कोय और लोमड़ी का एक चित्र बनाया हुआ है, जिससे कलीला दमना के चित्र से संबंध है वो लगते हैं। मिट्टी का है वो क्या है, मिट्टी का है वो कहोगे तो आप इसको मिट्टी का घड़ा कहने की जगह हम क्या कहेंगे, इसको मर्द भांड कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, मर्द भांड है वो कहेंगे, मर्द भांड है। तो कलीला दमना के चित्र मिले, कलीला दमना। जो पंचतंत्र की कहानियां थी कोय और लोमड़ी की, वो यहां से मिलने का काम करें। तो इससे भी ये प्रतीत हो रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो कलीला दमना यानी इस तरह की बातें प्रचलन में है वो थी। तो ये समाज की सामान्य स्थिति निकल करें वो हमारे सामने आती है। फिर यहां से कुछ मिट्टी के पात्र भी मिलते हैं, जैसे ये फयोंस है वो मिला, ये उन समाज की है वो अच्छी स्थिति को है वो बताने का काम है वो कर रहा है फयोंस। फयांस में वैसे कुछ नहीं होता था, मिट्टी को है वो गीला करते थे और उसके साथ है वो रंग का मिश्रण करके है वो एक पात्र बनाया जाता था। तो ये फयांस क्या है, हम कहेंगे कि मिट्टी को गीला करके उसके साथ
रंगों का मिश्रण, उसके साथ रंगों का मिश्रण करके पात्र बनाया जाता था। तो मिट्टी को गीला किया और उसके साथ रंग मिला करके आपने क्या किया, एक है वो बर्तन बनाया, फयोंस है वो कहलाता है। तो ये फयोंस भी हमें है वो कहां से मिलते हैं, हड़प्पाई समाज से मिलते हैं, जो हड़प्पा की सामाजिक स्थिति को है वो बताने का काम है वो कर रहे हैं। तो सामाजिक के साथ साथ उनकी शिल्प कला की भी है वो प्रतीक किसको बताया गया है, वो फयोंस को बताया गया। इस समय है वो हड़प्पा सभ्यता की स्थिति थी। अब हम बात करेंगे हड़प्पा की जो शिल्प कला की क्या स्थिति थी, किस तरह का है वो शिल्प ये बनाया करते थे। तो हड़प्पा की यदि शिल्प कला की बात की जाए प्यारे विद्यार्थियों, तो हमें कुछ साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि है वो चंदहुद्रो करके एक स्थल है। क्या नाम है, चंदहुद्रो। चंदहुद्रो से मनके बनाने का कारखाना मिलता है। चंदहुद्रो से मनके बनाने का कारखाना है वो मिलता है। साथ ही हम देखेंगे कि नागेश्वर एक स्थान है, नागेश्वर और बालाकोट, नागेश्वर और बालाकोट, नागेश्वर और बालाकोट से भी है वो शंख कटाई के हमें साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि नागेश्वर और बालाकोट ये समुद्र तट से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो वहां से शंख के, सीपी के हमें साक्ष्य मिलते हैं। सीपी जो हमें समुद्र से है वो मिल रही है। तो हम कहेंगे कि नागेश्वर और बालाकोट से सीपी व शंख के साक्ष्य मिलते। तो सीपी व शंख के साक्ष्य है वो हम कहां से मिलते हैं, हमें ये नागेश्वर और बालाकोट से मिलते हैं। साथ ही ये लोग क्या करते थे कि मृदभांड है वो बनाते थे। मोहनजोदड़ो से हमें मृण मूर्तियां मिलती हैं जो हड़प्पाई समाज के अंतर्गत हैं। वो एक तरह से शिल्प कला के अच्छे जो बताने का काम कर रहे हैं कि हड़प्पाई लोग हैं वो शिल्प कला के अंतर्गत ये लोग क्या थे, इनकी अच्छी स्थिति थी। तो ये मृण मूर्तियां भी एक तरह से क्या कर रहे हैं, हड़प्पाई समाज में है वो स्थिति को बताने का काम है वो कर रही। तो ये आपकी मनके हैं वो कारखाना हमें मिल रहा है, साथ ही साथ में ये चीज भी आपकी मिल रही किस तरह से, और साथ ही जो सैल खड़ी भी हुआ करती थी, सैल खड़ी की भी यदि स्थिति है वो देखी जाए तो भी हमें मिलती है। सैल खड़ी, तो सैल खड़ी की है वो मोहरे हुआ करते थे। आगे सैल खड़ी में भी हम पढ़ेंगे सैल खड़ी की मोहरे। तो ये चीज है वो महत्वपूर्ण आ गई। चंदहुद्रो से मनके बनाने का कारखाना भी था आपका, ठीक है साहब। फिर नागेश्वर बालाकोट से सीपी के साक्ष्य, मोहनजोदड़ो से मृण मूर्तियां मिलती हैं, सैलखड़ी पत्थर की हैं वो मूर्तियां मिलती हैं, और साथ ही साथ है हमें वो मनके भी भारी मात्रा में मिलते हैं, मनके भी भारी मात्रा में मिलते हैं, जो हड़प्पाई समाज की उच्च शिल्प कला के नमूने हैं। तो आपसे पूछा जाएगा शिल्प कला का 4 अंक का सवाल बनता है, तो आप कहोगे साहब वहां से हमें क्या मिले, मन के बनाने का कारखाना मिल रहे हैं, सीपी है वो नागेश्वर बालाकोट से मिलने का है वो काम कर रहे हैं, सैल खड़ी है उससे है वो मोहरे वगैरह बनाई जाती थी, सैल खड़ी पत्थर है, मरण मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्तियां बनाई जा रही थी, मृद भांड है वो हमें मिलते हैं जगह जगह से। तो मृद भांड भी है वो किसको बता रहे हैं, आपके मृद भांड भी है वो शिल्प कला का नमूना था। तो ये चीजें आपके निकल कर, बाट भी है वो मिलते हैं, वो भी किसके शिल्प कला के, भाई बाट पत्थर से जो बना रहे वो क्या कर रहे हैं, उसको भी आकार देकर ये भी शिल्प कला का है वो नमूना है। तो शिल्प कला के लिए बाट भी आप लिख सकते हैं, बाट भी है वो मिलते थे।
वक्राकार मोहरे वगैरह है वो मिलती है, सर्पिलाकार मोहरे मिलती हैं। तो ये शिल्प कला का द्योतक थी किसकी? हड़प्पाई समाज की। तो ये शिल्प कला की बात आपकी हो गई। ये जो आप आकृतियां देख रहे हैं ये शिल्प है आपकी। ये देख रहे हैं जैसे कि कुछ है ये मर्दबांड बने हुए, ये जो मिट्टी के हैं वो कुछ है वो बर्तन बने हुए हैं कुछ इस तरह के, आज भी है वो इस तरह के हम मिट्टी के बर्तनों को है वो यूज है वो लेते हैं। ये मरण मूर्ति बनी हुई है, यानी मिट्टी की ये क्या बनी हुई है? मूर्ति बनी हुई है। तो ये कुछ पात्र हैं, तांबे के कुछ बर्तन बने हुए, तांबे के हैं वो कुछ बर्तन बने हुए पात्र हैं। ये शायद हो सकता है ऐसे बर्तनों में सब्जी बनाते होंगे लोग, आज भी है वो देखते हैं हम गांव में इस तरह के हैं वो बर्तनों में लोग है वो सब्जियां वगैरह बनाते हैं, भोजन खाना पकाने का काम करें। तो इस तरह की है वो हड़प्पाई समाज के लोगों की क्या थी? जो शिल्प कला की स्थिति थी, शिल्प कला उच्च कोटि की थी। तो ये शिल्प कला वाली बात भी हमारी हो गई। अब माल प्राप्त करने की नीतियां, हड़प्पाई समाज के लोग हैं वो माल किस तरह से प्राप्त करते थे, माल उनकी किस तरह से कहां से चीजें हैं वो आती थी। प्यारे बच्चों, यदि हड़प्पाई समाज की बात की जाए तो हड़प्पाई समाज में जो माल है वो आवागमन का रास्ता कौन सा था? सड़क मार्ग ही था। तो माल आवागमन का रास्ता कौन सा था? स्थल मार्ग। सीधी बात है, स्थल सड़क मार्ग से आते थे उस समय भी लोग, ठीक है। आज से हम देखेंगे तकरीबन है वो 50-60 वर्ष पहले सड़क मार्ग भी ज्यादातर, आज भी सड़क मार्ग भी है वो ज्यादा प्रचलन है। तो ठीक है, आज भी बहुत सी चीजें सड़क मार्ग से हमारे आने जाने आवागमन का काम हो रहा है। समुद्री रास्ते से भी ये लोग करते थे, आगे हम देखेंगे ये लोग समुद्री रास्तों से भी वस्तुएं मंगवाते थे। जैसे कि मेसोपोटामिया के अंतर्गत सभ्यता के साथ हड़प्पा सभ्यता का व्यापार होता था। एक सिलोन शब्द है वो मिलता है, एक मेसोपोटामिया के सभ्यता में है वो मेलुहा शब्द आता है। हम लिखेंगे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में, मेसोपोटामिया सभ्यता में मेलुहा शब्द, कौन सा शब्द है? मेलुहा। मेसोपोटामिया इस सभ्यता में मेलुहा शब्द हड़प्पा सभ्यता के लिए उपयोग होता था। किसके लिए? मेलुहा शब्द हड़प्पा सभ्यता के लिए प्रयोग होता था। मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया। मेलुहा को नाविकों का, मेलुहा को क्या कहा गया? नाविकों का देश। तो एक तो चीज ये बात निकल कर आ गई, साहब मेलुहा शब्द मिलता है मेसोपोटामिया में, और मेलुहा शब्द का जो आशय होता है वो नाविकों का देश है। वो कहा गया, इसका एक है वो आप है वो जल्दी से फोटो क्लिक कर दीजिए, तो ये मेलुहा शब्द आपका हो जाएगा। तो मेलुहा को नाविकों का देश है वो कहा गया है, हड़प्पा सभ्यता के लोग। हमें बहुत सी ऐसी मुद्राएं मिलती है जिन पर नाव का अंकन है वो किया मिलता है। आगे है वो इसमें हम लिखेंगे, हम कहेंगे कि बहुत सी मोहरों पर नाव का अंकन देखने को मिलता है, जिससे अनुमान लगाया जाता है
जिससे अनुमान लगाया जाता है कि नाविक शक्ति उच्च कोटि, नाविक शक्ति उच्च कोटि की। तो नावों के अंकन वाले मोहरे भी मिल रहे हैं, उससे भी हम पता चल रहा है कि शायद वो नाविक शक्ति इनकी उच्च कोटि की थी हड़प्पा समाज में। फिर हमें यह भी मिलता है कि वहां से अलग अलग चीजें भी है वो लाई जा रही। ये लोग अफगानिस्तान के सौरतुगई से लार्ज मणि वगैरह लाने का काम कर रहे थे। तो एक है वो बना देते हैं हम वस्तुएं या चलो हम दूसरी स्लाइड है वो ले लेते हैं। दूसरी स्लाइड पर हम आ जाएंगे। दूसरी स्लाइड यहां से ले लेते हैं। वस्तुओं की बता देते हैं, एक संरचना बनाएंगे, जैसे कि वो ये की स्थिति आ गई यहां पे। ठीक है सर, वस्तुएं कहां कहां से ये लोग लाते थे, ठीक है, और स्थान कहां कहां से लाते। जैसे कुछ वस्तुओं की हम बात करेंगे, हम कहेंगे कि ये लोग जो लार्जवद मणि लाते थे, लार्जवद मणि ये कहां से लाते थे, ये लोग सौरतुगई से लाते थे। ऐसी आप संरचना बना देना साथ में है, कहां से लाते थे, सौरतुगई। और सौरतुगई कहां पर, ये अफगानिस्तान। कहां से लाते थे, अफगानिस्तान। बदखसा करके एक क्षेत्र है, वहां से लार्ज मणि वगैरह है वो लाते थे। तो ये हड़प्पा सभ्यता। फिर ये सैल खड़ी वगैरह लाते थे, कहां से लाते थे, उत्तर गुजरात। उत्तरी गुजरात व राजस्थान से वो लाते थे, ठीक है सर। और ये क्या लाते थे, तांबा। तांबा कहां से लाते थे, तांबा खेतड़ी से लाते थे। खेतड़ी कहां पर है, राजस्थान में। खेतड़ी से ताम्र संस्कृति भी मिलती है, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति कहां से मिलती है, यहां से। एक सवाल आपका छोटा बनता है यहां से कि जैसे जो गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति है वो किसको कहा गया है, तो गणेश्वर जो जोधपुरा संस्कृति है वो आपके खेतड़ी को है वो कहा गया है। तो ये खेतड़ी से आपके आ गई थी, तांबा है वो खेतड़ी से आ गई। ये तांबा ओमान से भी लाते थे, ओमान से भी ये तांबा लाते थे। तो ये ओमान का भी लिख लेते हैं, तांबा ओमान से भी लाते थे। ओमान भी है वो, ये विदेशी व्यापार था। कार्निलियन जो पत्थर आता था, कार्निलियन जो पत्थर वो कहां से लाते थे, लोथल से लाते। कहां से लाते थे, लोथल से लाते। सोना है, दक्षिण भारत से लाते थे। तो ये मोटी मोटी कुछ वस्तुएं हैं जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पाई सभ्यता के लोगों का व्यापार उन्नत अवस्था में था। अलग अलग जगह से ये वस्तुएं लाते थे। इनके व्यापार आवागमन का जो तरीका था वो क्या था कि ये आवागमन सड़क मार्ग से भी करते थे और जल मार्ग से भी करते थे, जिसके हमें साक्षी क्या से मिलते हैं, हमें मुद्राओं के ऊपर अंकन में नाव की फोटो मिलता है, मेलुआ से भी एक शब्द मिलते हैं, ओमान से तांबा वगैरह लाते हैं। एक मर्दबांड भी मिलता है हमें, ओमान जो काला एक मर्दबांड मिला है, आपकी पुस्तक में है वो दिया गया है, एक काला मर्दबांड मिला है। और वह मर्दबांड भी वो काफी हद तक है वो ओमान से मर्दबांड मिल से उनसे है वो जो समानता रखता है, तो इस कारण से वो महत्वपूर्ण है। तो सागौन है जो मगान का क्षेत्र है, ओमान का बहरीन द्वीप है, वहां से भी व्यापार होता था। तो एक बात ये निकल कर आई कि साहब हड़प्पाई लोगों का जो व्यापार है
वो कैसा चल रहा था? हड़प्पी लोगों का व्यापार विदेशी व्यापार था। तो कैसा व्यापार था इन लोगों का? विदेशी व्यापार भी चलता था। नीचे आप एक पंक्ति में लिख लेना कि हड़प्पा सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का स्थानीय के साथ साथ विदेशी व्यापार भी चलता, विदेशी व्यापार भी करते थे, विदेशी व्यापार भी करते थे। विदेशी व्यापार करेंगे तो उनके लिए बंदरगाहों की आवश्यकता होगी। जैसे एक बंदरगाह भी हमें मिलता है, आपको पता होगा, एक बंदरगाह है वो मिलता है आपका लोथल, लोथल से एक बंदरगाह मिलता है, डॉकयार्ड, डॉकयार्ड, डॉकयार्ड यानी जहां पर है वो नावों को है, नाव है जहां से आती जाती थी, डॉकयार्ड है वो हमें मिलता है। कहां से मिल रहा है? लोथल से मिल रहा है। तो ये भी एक प्रतीक बताया जा रहा है साहब उस समय इनका विदेशी व्यापार चलता था, तो बंदरगाह है वो उन्नत अवस्था में थे। तो ये हड़प्पाई समाज की एक स्थिति निकल कर आई। आप जल्दी से है वो इसका फोटो एक क्लिक कर लीजिए। यहाँ से माल प्राप्त, आवागमन, ये सड़क मार्ग, जल मार्ग, मेलुआ शब्द है। फिर है वो बहुत सी मोहरें भी हमें प्राप्त होती हैं। फिर इसकी एक भी संरचना आप बना लीजिए। तो ये हमारे हड़प्पाई समाज की स्थिति है वो निकल कर आई कि साहब हड़प्पाई समाज है वो इस तरह से व्यापार वगैरह करते थे। अब हम बात करेंगे कि हड़प्पा की मोहरें, लिपि और बाट की है वो क्या स्थिति थी। तो मोहरा की स्थिति क्या थी, लिपि की क्या थी, बाट की करते हैं। पहले आते हैं हड़प्पाई मोहरे। हड़प्पा से जो हमें मोहरें मिलती वो चित्रात्मक मोहरें मिलती। कैसी मोहरें? चित्रात्मक मोहर। कोई मोहर है उसके ऊपर फोटो पूरा हुआ मिलता है कि शायद कोई बेल का अंकन किया हुआ है या कोई मछली का अंकन है वो किया हुआ है। तो चित्रात्मक है वो इसके जो मोहरे हैं उनके ऊपर मिलते हैं। तो चित्र मिलते हैं, जैसे कि हमने कहा बेल का है या मछली का है, वो चित्र मिलता है किसके ऊपर? मोहरा के ऊपर मिलता है। ठीक है, तो ये अलग अलग आपके चित्र मिले। ये जो मोहरे हैं वो सेल खड़ी से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती थी? सेल खड़ी। सेल खड़ी क्या है? सेल खड़ी मुलायम पत्थर है, सेल खड़ी मुलायम पत्थर है। तो ये एक स्थिति, इसके ऊपर चित्रांकन है वो मिलते हैं, हमें चित्र मिलते हैं, चित्रांकन मिलते हैं। सेल खड़ी पत्थर से है वो बनाई जाती थी। फिर है वो ये मरण मूर्तियों से भी बनती थी, जो मिट्टी की भी है वो मोहरें बनती थी, मिट्टी की भी है वो मोहरें बनाई जाती। और मोहरों के ऊपर सर्वाधिक अंकन है वो हमें किसका मिलता है? वृषभ का है वो मिलता है। तो मोहरों पर सर्वाधिक अंकन वृषभ का मिलता है। वृषभ यानी बेल का है। आदि पशुपति की भी एक मोहरी मिलती है जिसके ऊपर एक व्यक्ति बैठा है और उस पर शायद ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये आदि योगी है। एक पुरुष बैठा है, उसके चारों ओर है वो जानवर है। तो उसमें कहा गया कि शायद ये कोई योगी है और हो सकता है ये शिव भी हो। ये जो है वो आप वृषभ की है वो मोहर भी देख रहे हैं, ये वृषभ की मोहर है, ये भी वृषभ की मोहर है। तो ज्यादातर मोहरों के ऊपर वृषभ की आकृति मिलती है। आपसे सवाल 2 अंक में एक सवाल पूछा गया था, जो झारखंड बोर्ड में पूछा गया था, मध्य प्रदेश बोर्ड में भी सवाल एक पूछा गया था। कहा गया था कि हड़प्पाई समाज की मोहरे कैसी? तो कहोगे कि साहब चित्रांकन है वो मोहरों के ऊपर था, बेल मछली के चित्र मिलते हैं। फिर है वो जो मोहरे बनाई जाती वो सेल खड़ी मुलायम पत्थर से बनाई जाती थी और मिट्टी के जो मिट्टी को गीला करके भी उसके ऊपर बनाई जाती थी। जैसे कोई वस्तु है, मैंने कहा कि ये कोई एक बैग है, तो एक आपका ये जो बैग है उस बैग के ऊपर आपने क्या किया कि यहाँ से बंद करने के ऊपर इसके मिट्टी को गीली करके उसके ऊपर एक ठप्पा लगा दिया गया और वो जब तक वहां पहुंचता है सही तरह से लगा हुआ, इसका मतलब है वो सील बंद आपका पैक आया। तो ये एक तरीका था मोहरों का। दूसरी बात है वो हम कर लेते हैं लिपि की है वो क्या स्थिति थी।
हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो कौन सी है? चित्रात्मक है। चित्रात्मक है वो लिपि है, ज्यादातर है वो लिपि में चित्र हमें मिलते हैं। लिपि को आज दिन तक है वो हड़प्पाई लिपि को पढ़ नहीं पाई, इसलिए हड़प्पाई लिपि को है वो रहस्यात्मक लिपि कहा जाता है। रहस्यात्मक है वो लिपि कहा गया। यदि हड़प्पाई लिपि को पढ़ा जाता है तो बहुत से रहस्य हमारे सामने निकल कर आएंगे, बहुत सी ऐसी चीज, क्योंकि आज दिन तो हम सारी जो साक्ष्य मिले उनसे अनुमान लगा रहे, कौन? पुरातत्वविदों ने, जबकि उसको पढ़ नहीं पाई। यदि पढ़ जाते हैं तो बहुत सी चीजें हमें लिखित रूप में पता चलेगी कि वास्तव में ये ऐसे था। तो लिपि है वो चित्रात्मक रहस्यात्मक लिपि है। इस लिपि को है वो ब्रुस्तोफेदन भी है वो कहा जाता है, ब्रुस्तोफेदन है, ब्रुस्तोफेदन है वो कहा जाता है। ये लिपि थी बेसिक सर्पिलाकार थी। कैसी थी? सर्पिलाकार, सर्पिलाकार, सर्पिलाकार थी। और इस लिपि को है वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता था, दाईं ओर से बाईं ओर। जैसे कि अब यहां से है वो हमने कुछ लिखना शुरू कर दिया और लिखते लिखते यहां पर है वो कॉपी का पेज है वो पूरा हो गया। अब वापस है वो यहां से हम लिखना शुरू करें, वापस इसी धारा में है वो चले। तो ये सीक्वेंस पे हम चलते थे। सर्पिलाकार, इसका देख लीजिए, ये सर्पिलाकार में है वो चल रही, सांप किस तरह से है वो। तो सर्पिलाकार, दाएं से बाएं, चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक कहते हैं, रहस्यात्मक लिपि इसको कहते हैं। और फिर आप बात कह दोगे कि साहब हड़प्पाई लिपि को है वो आज तक पढ़ा नहीं गया, आज तक पढ़ा नहीं गया। ये हड़प्पाई लिपि, 2 नंबर का सवाल बनता है हड़प्पाई लिपि से। एक हड़प्पाई बाट के ऊपर सवाल आपका 2 नंबर का आता है। तो जो हड़प्पा सभ्यता से बाट मिलते हैं, हड़प्पा सभ्यता से वो क्या मिलते हैं हमें? बाट। बाट का काम क्या होगा? बाट का काम है, बाट का काम है किसी भी चीज को तोलना, माप करना, उसका मापना या तोलना। कोई पदार्थ, ठोस पदार्थ है तो उसको क्या करोगे? तोलोगे, नहीं तो माप होता है। जैसे है वो घी लेना है तो घी को भी माप वगैरह करोगे। तो ये बाट है। तो बाट है वो बेसिक 2 तरह के है वो बाट है। एक तो आपका है जो नीचे तल था वो द्विव आधारी तल, द्विव आधारी है वो तल थे और दशमलव पंक्ति में है वो बाट बनाए गए। कैसे बनाए गए थे? दशमलव पंक्ति में है वो बाट बनाए गए। बाट हमें जो मिलते हैं वो ज्यादातर बाट है वो आपके पत्थर के, तो पत्थर के है वो बाट मिलते हैं। आज के समय में ज्यादातर बाट है वो लोहे के, उनके समय है वो पत्थर के मिलते थे। तो ये सामान्य सी है वो बाट की थी, दशमलव पत्ती में, द्विआधारी पत्ती में है और ज्यादातर पत्थर से, जिनके द्वारा वस्तुओं का है वो माप तोलन का काम है वो हड़प्पा सभ्यता के लोग है वो किया करते थे। ये रोपड़ से एक मुद्रांकन है वो मिली है, जिसके ऊपर आप देख लो वृषभ की है वो आकृति मुद्रित की हुई है और ये मिट्टी की है वो बनी हुई है, मिट्टी को गीला करके इसको बनाया गया। तो ये हड़प्पाई समाज की स्थिति है। अब हड़प्पाई सभ्यता की एक बात यह आई कि साहब इतनी बड़ी सभ्यता 20 लाख वर्ग के में विस्तृत थी, तो क्या कोई राजा था? क्या कोई शासक वर्ग था? क्योंकि शासक वर्ग नहीं था तो फिर ये कितनी बड़ी विस्तृत कैसे होती रही? इसमें एक रूपता कैसे रही कि लोथल में वही एक रूप में साक्ष्य मिल रहे, वैसे मोहनजोदड़ो से भी मिल रहे हैं, वैसे हैं वो हमें कालीबंगा से भी मिल रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई शासक वर्ग है वो हुआ करता था। तो हम कह देंगे कि साहब हड़प्पा सभ्यता में शासक वर्ग के कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलते, कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलते। लेकिन मोहनजोदड़ो से, ये फोटो आप है वो देख रहे हो, लेकिन मोहनजोदड़ो से एक पुरोहित राजा की मूर्ति मिली। मोहनजोदड़ो से एक पुरोहित राजा की मूर्ति
मिली है, जिससे स्पष्ट होता है, जिससे स्पष्ट होता है कि शायद शासक वर्ग हुआ करते थे। तो ये एक स्थिति निकल कर आपसे शासक वर्ग सत्ता का पूछा जाएगा तो कहोगे कि हमें है वो इतना विशाल साम्राज्य मिलता है जिससे जिसके कारण पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया कि शायद विशाल साम्राज्य का कोई शासक वर्ग होगा, और उसमें मोहनजोदड़ो से एक पुरोहित की मूर्ति मिली, उससे यह पता चल रहा कि शायद है वो हड़प्पाई समाज के अंतर्गत पुरोहित राजा हैं, वो उनका बोलबाला हुआ करता था। और पुरोहित का काम वैसे मंदिर में पूजा करने का होता है, तो हमें है वो मंदिर के साक्ष्य यहाँ से मिलते नहीं, लेकिन इसकी जो समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता वहां मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं। तो ऐसा अनुमान व्यक्त किया गया कि जब मेसोपोटामिया में मंदिरों का ज्यादा बोलबाला था, तो हो सकता है हड़प्पाई समाज में भी है वो पुरोहित वर्ग का बोलबाला रहा होगा। तो ये शासक वर्ग की एक तस्वीर हमारे सामने निकल कर आई। अब अंतिम जो है वो बात पर निकल कर आई कि साहब जो ये सभ्यता थी जो 2600 तकरीबन हमने देखा था कि 2600 है वो BCE के अंतर्गत ये विकसित हुई थी, वह सभ्यता किस तरह से पतन की ओर चली गई, क्या ऐसे कारण रहे कि हड़प्पा सभ्यता है वो आखिर में पतन की ओर चली गई और इसका है वो जाकर के पतन हुआ। तो अलग अलग है वो हमारे पास मत आए। कुछ लोगों ने कहा कि साहब हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ है वो आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ है, क्योंकि आर्यों का जो देवता है वो कौन है, इंद्र, और इंद्र के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है पुरंदर। पुरंदर किला है वो जैसे पुर किले को कहा गया है, तो पुरंदर इंद्र को है वो किले का यानी गढ़ विध्वंसक की उपमा दी जाती है। इससे प्रतीत होता है कि आर्यों का आक्रमण हुआ जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। क्यों? क्योंकि आप देखो कालखंड इसका कितना है, इसका कालखंड 2600 से मैंने आपको कितना बताया 1900 BC तक का बताया, और फिर आगे आप देख लो 1500 BC। 1500 BC में कौन सी सभ्यता शुरू होती है, वैदिक सभ्यता शुरू होती है, और वैदिक सभ्यता शुरू होती है तो वैदिक जो लोग थे वो कौन थे, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे, आर्य लोग। तो हो सकता है आर्य इसके बाद में आए तो जाकर पतन करने का कारण हो भी सकता है, क्योंकि 1900 और उसके बाद 1500-400 साल बाद में आर्य लोग आ गए, तो ये भी कारण निकल कर आए। शायद हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक कारण क्या रहा होगा, आर्य। तो हम 2-3 मत है वो देखें, एक मत है वो लिख लेते हैं कि आर्यों का आक्रमण के कारण इसका पतन, आर्यों के आक्रमण के कारण है वो। इसको मैं थोड़ा सा छोटा है वो कर देते हैं। हाँ, तो मत और विद्वान, अलग अलग विद्वानों ने वो बात रखी। पहला मत एक आया कि साहब आर्यों के आक्रमण के कारण है वो, आर्यों के आक्रमण के कारण है वो क्या हुआ, कारण पतन। और ये किसने कहा, ये राम प्रसाद हैं वो आर्य, उन्होंने कहा। एक विद्वान है जिनका नाम है राम प्रसाद। राम प्रसाद आर्य। कैसे याद रखोगे इसको कि भाई आर्यों का आक्रमण हुआ, आर्यों का आक्रमण हुआ, ऐसा कौन कह रहे, राम प्रसाद आर्य के, राम प्रसाद आर्य। तो यहां कौन है, नाम एक आया राम। आपको पता हो तो रामचंद्र जी और हम लोग, आप लोग, हम लोग कौन है, आर्य लोग। तो रामचंद्र जी कौन थे, आर्य थे। तो सीधी बात आ गई कि राम प्रसाद कह रहे आर्य, तो राम प्रसाद आर्य कह रहे, इसलिए आर्यों का आक्रमण हुआ। ये बात एक ठीक निकल कर आ गई। फिर है वो देखेंगे एक विद्वान जिनका नाम आता फेयर सर्विस। फेयर सर्विस, फेयर सर्विस ने कहा कि पारिस्थितिकी असंतुलन हुआ, पारिस्थितिकी असंतुलन। पारिस्थितिकी असंतुलन, तो पारिस्थितिकी में परिस्थिति, पारिस्थितिकी इकोलॉजी, तो पारिस्थिति में इकोलॉजी में जो अनबैलेंस होगा तो क्या होगा, फैल व्यवस्था हुई, तभी कारण जाकर हुआ। तो नाम क्या है, फेयर और सर्विस। तो सर्विस फेल हुई तो पारिस्थितिकी है वो जाकर के असंतुलन पनपने का काम किया। ये भी ठीक बात निकल करके आई। तो
आपका ये भी दूसरा भी है। फिर कहा कि साहब है वो जलवायु परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? जलवायु परिवर्तन। वो ऐसा मार्शल ने कहा। किसने कहा? जॉन मार्शल ने कहा और एस.आर. राव ने कहा। एस.आर. राव साहब हैं, उन्होंने वो बात की। तो ये हड़प्पा सभ्यता के कुछ एक पतन की बात है, वो कारण निकल कर आए कि साहब हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण आर्यों का आक्रमण, फिर है वो फेयर सर्विस ने पारिस्थितिकी असंतुलन, जलवायु परिवर्तन और कुछ और भी हम कारण है वो देख लेते हैं। कुछ कारण आपके ये रहे पतन के कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ है वो आ गई। ऐसा भी विद्वानों ने कहा कि बाढ़ आने के कारण है वो पतन हुआ। बाढ़ आने के कारण पतन हुआ। लेकिन इतने बड़े भूभाग पर बाढ़ कैसे आई? जो मोहनजोदड़ो के क्षेत्र से लेकर गुजरात के लोथल तक का, राजस्थान में कालीबंगा का, ये से लेकर के देमाबाद, मांडा, क्या इतने बड़े विस्तृत भूभाग में बाढ़ आ सकती है? तब ये तथ्य भी है वो कुछ संतोषजनक है वो रहा नहीं। जलवायु परिवर्तन वाली बात भी है। कुछ लोगों ने कहा कि महामारी है वो फैली थी। यहाँ क्या फैले थे? महामारी है। महामारी के फैलने के कारण, महामारी फैलने के कारण क्या हुआ? पतन हुआ। यह भी तथ्य है। आज के समय में पुरातत्वविद इसको ज्यादा मानते हैं। हो सकता है कि आज जो महामारी आई, ऐसी महामारी उस समय भी आई हो सकता है। ये भी एक बड़ा तथ्य निकल कर आया। फिर वही आर्यों का आक्रमण। इंद्र को क्या कहा गया? पुरंदर कहा गया, यानी गढ़ विध्वंसक। गढ़ विध्वंसक की उपमा इंद्र ने दी गई। तो यह भी कारण हो सकता है इंद्र के आक्रमण का कारण। कुछ विद्वानों ने कहा कि हो सकता है नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया। तो कहा कि नदियों के मार्ग बदलने के कारण, नदियों के मार्ग बदलने कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। नदियों ने रास्ता बदल लिया जिनके कारण है वो पतन हुआ। तो ये मोटे कारण आपके निकल कर आ गए, उनको कृपया अच्छे तरह से आप है वो कर लेना। फिर है वो सामाजिक स्थिति के ऊपर हम बात कर चुके हैं और एक बिंदु हमारा जो बच गया था उसके ऊपर हम बात कर ले। धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति है वो क्या? यानी धर्म की क्या स्थिति? धर्म की स्थिति के बारे में है वो विशेष साक्ष्य तो हमें प्राप्त नहीं होते, लेकिन हमें मरण मूर्तियां ज्यादा है वो मिलती है। तो हम कहेंगे कि हमें मरण मूर्तियां है वो ज्यादा मिलती है। मरण मूर्तियां के मिलने से अनुमान लगाया जाता है कि मात्र पूजा की जाती। एक हमें मोहर मिली थी, मैंने अभी बताई थी आपको, आद्य शिव की एक मूर्ति मिली, आद्य शिव। और ऐसा किसने कहा था? मार्शल ने कहा था। एक मोहर मिली है जिस पर योगी का फोटो है, एक योगी का है वो चित्र है, और उसके चारों तरफ कौन है? जानवर है। उस योगी के चारों तरफ कौन है? जानवर है वो बैठे। तो उस योगी के चारों तरफ जानवर होंगे तो वो कौन सा हो जाएगा? वो शिव जी है वो हो जाएंगे। ऐसा मार्शल ने अपना मत है वो व्यक्त किया कि जॉन मार्शल ने कहा कि एक योगी है उसके चारों तरफ जानवर बैठे, इससे शायद प्रतीत होता है कि शिव होंगे, क्योंकि हिंदू धर्म में है वो शिव की ये प्रतिमा दी गई। हालांकि शिव का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही बाद में, वैदिक काल के बाद में जाकर आता है। उत्तर वैदिक काल में है वो रुद्र देवता आते हैं, रुद्र पशुओं के लिए देवता है, तो इससे पहले है वो नहीं आते। उत्तर वैदिक काल तकरीबन 1000 से लेकर के 600 BC तक का काल है, जबकि हमारा ये 2600 से लेकर 1900 का है।
तो ये भी एक मत है वो व्यक्त किया जा रहा है। बहुत सी मरण मूर्तियां मिली पूजा की, पीपल वृक्ष की है पूजा है वो की जाती थी, तो पीपल पूजा है वो हड़प्पा समाज में प्रचलन थी। फिर है वो ऐसा कहा जाता है कि योनि और लिंग पूजा की भी है वो प्रथा, आज भी हिंदू समाज में है वो इस तरह की है वो योनि और लिंग पूजा के भी हमें साक्ष्य है वो मिलते हैं। वृक्ष पूजा तो आज भी है वो हमारे समाज के अंतर्गत हो रही है। तो ये कुछ एक साक्ष्य मिले, इससे है वो धार्मिक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के हैं वो निर्माता, कुछ लोगों ने कहा कि कौन थे, किन्होंने कहा कि आर्य लोग थे, प्रोटो ऑस्ट्रेलिया थे, राखिल दास बंद जी उन्होंने कहा कि ये द्रविड़ लोग हैं, जैसे दक्षिण भारत के लोग हैं उस तरह के द्रविड़ लोग थे। जिन्होंने कहा कि नहीं ये तो प्रोटो ऑस्ट्रेलिया थे, उसने कहा भूमध्य सागर थे, अल्कान और मंगोलिया। ये कुछ एक संभावनाएं व्यक्त की है, हालांकि इसमें हमारा इतना सवाल है वो कोई बनता नहीं। फिर मैंने महत्वपूर्ण स्थान आपको बता दिए थे, नागेश्वर बताया, बालाकोट है, चंदहुद्रू जो पाकिस्तान के अंतर्गत है, धौलावीरा गुजरात में, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में है, बनावली हरियाणा और राखी गाड़ी है वो भी हरियाणा। ये कुछ एक महत्वपूर्ण स्थल है, तो इन स्थलों का आप है वो ध्यान रखिए, आपसे वो सवाल पूछा जा सकता है। अब अंतिम में हम इसका कालखंड है वो देख लेते हैं, क्या क्या इसका समय रहा। क्योंकि ये जो एक इतिहास का वर्गीकरण किया गया है कि जो पाषाण काल है उसमें 3 भागों में बांटा गया। ये पाषाण काल यानी मानव विकास का जो प्रारंभिक काल था पाषाण काल, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। एक तो है पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है वो नव पाषाण काल। तीसरा इसको क्या कहेंगे, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल है वो कहेंगे। तो 20 लाख से पूर्व निम्न पुरा पाषाण काल, फिर 80 है वो मध्य, फिर है वो 35 उच्च पुरा पाषाण, मध्य पाषाण 12 और ये 10 से है। तो ये एक स्थिति आपकी पाषाण काल की थी, उसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। इतिहास का शुरुआत यहीं से होगी। पाषाण काल पहला था पुरा पाषाण, ठीक है। इसको भी है वो आगे 3 भागों में बांटा गया। इसको है वो निम्न पुरा पाषाण काल, इसको है वो उत्तर कहा गया, सॉरी मध्यम पुरा पाषाण काल, और इसको कहा गया है वो उच्च पुरा पाषाण, उच्च पुरा पाषाण काल। दूसरा आता है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण, और तीसरा आता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का जो समय है वो तकरीबन आपका 10,000 से प्रारंभ है वो हो जाता है, 10,000 से वो लिया गया, और विशेषकर 6,000। इसमें भी है वो अलग अलग आता है। इसमें एक आता है कांस्य युग, फिर है वो आगे जाकर लोह युग भी आता है। तो हमारे जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस युग की, कांस्य युग की। सिंधु घाटी आपकी कांस्य युग, और कांस्य युग की इसका जो कालखंड है वो कितना दिया गया है, 2600 से लेकर 1900। यह आपकी एनसीईआरटी कह रही। बाकी एक सी कार्बन 14 विधि होती है, कार्बन 14 जिसको कहा जाता है, उसके मुताबिक जो इसका समय बताया गया है वो तकरीबन 2300 से लेकर के 1750 है वो बीसी का बताया। तो ये अलग अलग कालखंड है वो बताया गया है। तो आप देख लीजिए 20 लाख पूर्व से लेकर वर्तमान पूर्व निम्न पुरा पाषाण, फिर मध्य पुरा पाषाण, 35 उच्च पुरा पाषाण, यानी ये कौन सा है, ये पाषाण का है वो पुरा पाषाण काल। क्रमांक 1। दूसरा ये आता है मध्य पुरा पाषाण, और तीसरा है ये नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल आरंभिक कृषक पशुपालन के है वो साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि हम देखेंगे कि तकरीबन है वो 7000 बीसी। हमें है वो मेहरगढ़ एक स्थान, कहां पर है,
बलूचिस्तान। यहाँ कृषि के पहले साक्ष्य है वो प्राप्त होते हैं। 6000 ताम्र पाषाणिक तांबे का पहला प्रयोग। हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो 2600 से 1900 बीसी है। 1000 ईस्वी आरंभिक लोह काल, फिर 600 से 400 है वो आरंभिक ऐतिहासिक काल, यानी जनपद काल है वो आरंभ हो जाता है। तो ये इसका एक वर्गीकरण दिया गया है। 19वीं सदी में पहली बार कनिंघम ने रिपोर्ट दी थी 1875 में, हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम की रिपोर्ट, और कनिंघम को क्या हुआ था, इस पर है वो भ्रम हुआ, क्या कोई सभ्यता नहीं। 20वीं सदी में 21 में माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा स्थलों में उत्खनन का काम प्रारंभ हुआ, और 1921 में है वो हड़प्पा की खोज किसने की, दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो में उत्खनन कब हुआ, 1925 में, लेकिन खोज कब हुई, 1922 में। राखलदास बनर्जी, आरडी राखलदास बनर्जी, तो आरडी बनर्जी। दो शब्द, एक खोज है, खोज का मतलब पहली बार किसने बताया, और उत्खनन का मतलब वहां पर खुदाई हुई। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई 25 में होती है, लेकिन खोज है वो 22 में हो गई थी। फिर आर.एम. व्हीलर के द्वारा भी है वो खोज की गई 46 में। एस.आर. राव ने लोथल से खुदाई की 1955 में, गुजरात में। 1960 में बीबी लाल और बी के ठाकर के नेतृत्व में वो कालीबंगा में खोज हुई, ये 1961 में है वो बात हुई थी। 1974 में एम.आर. मुगल द्वारा बहावलपुर में अन्वेषण किए गए। 1980 में जर्मन इटली के दल ने मोहनजोदड़ो में अन्वेषण का काम है वो किया। 1986 में अमेरिका का एक दल आया, हड़प्पा में खोज है वो की, और 1990 में एस.आर. बिष्ट द्वारा धौलावीरा में उत्खनन है वो की। जो कि देश है वो आजाद के साथ विभाजन, तो ज्यादातर जो हड़प्पा के क्षेत्र थे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जिनकी खोज हुई वो पाकिस्तान में चले गए। फिर भारत में नए सिरे से है वो खोज होती है, और ज्यादातर भारत में ज्यादातर स्थल कहां पर खोजे गए, गुजरात के अंतर्गत है वो खोजे गए। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने है वो हड़प्पा सभ्यता के ऊपर है वो बात की, किस तरह की हमारी एक सभ्यता है वो विकसित हुई भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत है, और जिसने संपूर्ण विश्व के सामने एक बहुत बड़ा है वो आश्चर्य पेश करने का काम किसने किया, हड़प्पा सभ्यता ने, सिंधु घाटी सभ्यता ने है वो किया, हड़प्पा संस्कृति ने है वो किया, जो भारतीय उपमहाद्वीप में विस्तृत रूप से फैली हुई थी। और ये विश्व के सामने सबसे बड़ा आश्चर्य था जब जॉन मार्शल ने इसको पेश किया। तो इसको है एस.आर. राव ने अपने बात में कही थी, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में एस.आर. राव साहब ने बात की थी कि मार्शल ने है वो भारत को जहां पाया था उससे 3000 वर्ष पूर्व है वो मार्शल भारत को लेके गया, यानी इतना भारत के इतिहास के कालखंड को है। क्योंकि पहले हम वैदिक काल से शुरुआत करते थे हमारे इतिहास की, लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई तो हमारा कालखंड है वो हड़प्पा सभ्यता तकरीबन है वहां तक चला गया, 3000 ईस्वी तक का कालखंड है वहां से समय। तो इस प्रकार आज की हमारी क्लास में है वो हड़प्पा संस्कृति के ऊपर है वो हमने बात की। सारी क्लासें आपको है वो कृपया प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, और इसकी एक प्ले लिस्ट है वो बनी गई। और फिर आपको जो टेलीग्राम के ऊपर है वो आप लिंक इसका दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को ज्वाइन करो ताकि सारी क्लासें आपको सिस्टमेटिक मिले। और आप हैं जहां से भी जुड़े हुए अपना नाम अवश्य, स्टेट का नाम है वो लिखिए, और जो हमारी क्वालिटी एजुकेशन का जो मुख्य उद्देश्य है उसको हम है आगे और भी अच्छे तरह से करें। आपका अपना सुझाव है उसका स्वागत होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आपको क्लास अच्छी लगी होगी मुझे उम्मीद है, और हिस्ट्री की सारी क्लासें वो आपको प्लेलिस्ट में इस तरफ मिले, यहाँ क्लिक करें और हिस्ट्री की सारी क्लासों को आप अच्छी तरह से देखें, नोट्स बनाएं। और पॉलिटिकल साइंस की भी प्लेलिस्ट इस तरफ है तो उसको क्लिक करें और पॉलिटी की सारी क्लासें आप देखें, साथ में नोट्स भी बनाएं अच्छे तरह से, अन्य क्लासों को भी हैं वो देखें। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको सारी क्लासों की जो भी अपडेट है वो मिल रहेगी। इसलिए सब्सक्राइब करना नहीं भूले और क्लास को शेयर करना भी नहीं भूले, और सारी क्लासें आपको है वो यहाँ पर मिल जाएगी अच्छे तरह से। तो अच्छे तरह से आप पढ़ाई करें। थैंक यू।